हेलो गाइस, हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं हूं आलोक झा। मेरा नाम है आशिक। चलिए, ये जो पर्टिकुलरली क्यूमुलेटिव टेस्ट नंबर 6 है, इसका क्या रिलेवेंस है ये मेरे टर्म्स में मत समझो, सर के मुंहजुबानी से समझो। डेफिनेटली। तो एज यू कैन सी, आप लोग अगर एक बार वीडियो को पॉज करना चाहो, पॉज करके देख सकते हो। एक यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे टोटल 45 क्वेश्चन है इस पेपर में, जहाँ पे एसएचएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप एक लाइन देख रहे होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 14, यानी कि इस पेपर में 14 क्वेश्चन ऐसा है जो 2026 वाला जो नीट है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्सपेक्टेड फॉर्म में आप इसको मान सकते हो कि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन जो है 2026 वाले नीट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो सर कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि भाई साहब 14 क्वेश्चन फ्रॉम वन टेस्ट। 14 फोर जा 56 ना, 56 मेरा 56 मैथ्स बहुत खराब नहीं है। 14 फोर जा 56, 56 मार्क्स इज ओनली फ्रॉम दिस फोर टॉपिक, ओनली फ्रॉम दिस फोर टॉपिक। प्लीज इसको चाट पिट जाओ, ठीक है। इस वाले सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे यहाँ से या रिवीजन के थ्रू या जो पहले भी किया था और जो आने वाला भी होगा, ठीक है, उस सभी को, है ना। हाँ सर, आप क्या ये लिख करके रखें जेई मेन का? हाँ सर, तो यहाँ पे जो जेई मेन का दिख रहा है, यहाँ पे एक सेक्शन है पीवाईक्यू का, जिसमें 2025 और 2026 जो रिसेंटली होके गया जनवरी के मंथ में, इन दोनों पेपर्स को जितना हो सके स्टूडेंट्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2025 से पहले जाने की तो जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उनको जा सकते हैं। लेक्चर सर मिलेगा नहीं, पता है, क्योंकि 2025 का ही अगर सिर्फ ये पीवाईक्यू करेंगे ना, हाँ, तो मुझे लगता है 300, 350, 400 तक क्वेश्चन आराम से कई सारे क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ, हाँ, तो yes, अगर मान लेते हैं अगर पीवाईक्यू पे जाना भी होगा तो बस यही दो, हाँ सफिशिएंट होगा। 2025 वाला और 2026 के जनवरी वाला। करेक्ट। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बच्चों को ये वाला पीवाईक्यू कर लेना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली कर लेना चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे नीट 26 में इसका पैटर्न देखने को शायद मिल सकता है, जो मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन ना हो, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जेई मेन का, उसको वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई अपने लोगों का इसके साथ तो रिवीजन एक हो ही जाएगा, फिर एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा। जब हम लोगों का सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने मतलब जितने भी पेपर है सबको चाट पिट जाने के बाद तब इस सेक्शन पे प्लीज चले जाओ और अपने फाइनल एग्जाम से पहले एक बार इसको कर डालो, ठीक है। तो चलो, अब बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट को, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। The particle is executing SHM on a 4 सेंटीमीटर लाइन। 4 सेंटीमीटर लाइन कहने का मतलब ये रहा, ये टोटल है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। देखो, अगर यहाँ पर ये पार्टिकल ये पूरा ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब ये भी एम्पलीट्यूड ए है, ये भी एम्पलीट्यूड ए है, मतलब 4 जो है वो 2a का वैल्यू हो गया, ए यानी 2a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा रे? 2। अच्छा, इफ वेलोसिटी एट मीन पोजिशन इज 12, मीन पोजिशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है वो 12। वी मैक्स का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग ए ओमेगा। ए ओमेगा हो गया 12, ए का वैल्यू हो गया 2, तो यानी 2 ओमेगा हो गया 12, सो ओमेगा हो जाएगा 6। अब ओमेगा निकल चुका है, उसने क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा की जगह पर हो गया 6 बाई 2 पाई। 6 बाई 2 पाई का आंसर देखो 3 बाई पाई, ठीक है। चलो खत्म कहानी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी बताओ। ये वाले केस का और ये वाले केस का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई यानी 1 बाई 2 पाई रूट अंडर m बाई के। होप सो सबको समझ में आ रहा है ना? या k बाई m, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गलती हो गया। ये एक सेकंड बताओ रे। एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है के, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाई एम, सो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर के बाई एम। सो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई यानी 1 बाई 2 पाई रूट अंडर के बाई एम। यस, तो फ्रीक्वेंसी हो गया कुछ ऐसा। तो देखो दोनों ही केस में मास सेम है, अगर मास सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा से डिपेंड करेगा स्प्रिंग के कांस्टेंट के ऊपर, यानी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड कर रहा है? रूट के। अब इस पर्टिकुलर केस का के इक्विवेलेंट निकाल दो, तो यहाँ का के इक्विवेलेंट दोनों ही स्प्रिंग तुम्हारा सीरीज में दिख रहा है, तो मतलब के इक्विवेलेंट हो जाएगा के बाई 2। और इस पर्टिकुलर केस का के इक्विवेलेंट निकालो, तो ये के और ये के हो गया पैरेलल में, तो के और के बन गया 2k, और 2k और k मिल करके हो जाएगा कितना बोलो तो 2k इंटू के बाई 2k प्लस के यानी 3k, तो यानी ये बन गया तुम्हारा 2k बाई 3। तो सेकंड केस का 2k बाई 3, फर्स्ट केस का k बाई 2। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दूं, चलो यहाँ पर देखो, तो
f1 बाई f2 इक्वल्स टू रूट अंडर k1 बाई k2। अब बताओ रूट अंडर k1 के जगह पर कितना रख दोगे, k बाई टू, k2 के जगह पर रख दो 2k बाई 3। बस रेशियो बना करके देखो 3 बाई 4 टाइप का आ रहा है रूट के अंदर में, तो यानी रूट 3 बाई 2। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अगर उसमें हम लोग पेंडुलम वॉच का बात करें तो उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि उसको यूज नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सैटेलाइट के अंदर में होंगे, सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसमें जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन में है ना अर्थ के चारों तरफ, तो उसके अंदर में वेटलेसनेस फील होता है, ये जी इफेक्टिव 0 हो जाता है। उसमें अगर हम लोग टाइम पीरियड को लिखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव होगा, जो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो ऐसे में उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड क्या हो गया उसका, इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई हम लोग उसमें इसका यूज नहीं चाहते हैं या नहीं करते हैं। तो सैटेलाइट इज इन द कांस्टेंट रेट ऑफ मोशन, ये नहीं है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0, ये क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक आदमी है, उसका मास है 60 kg पर, इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वर्टिकल प्लेन, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वेरीज एज दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द मैन विल फील वेटलेसनेस। ओके देखो, अगर ये हम लोगों ने थ्योरी को थोड़ा सा भी रिकॉल किया, यहाँ पर अगर पैन है, याद करो इस चीज को, ये किस जगह पर ये यहाँ से डिटैच होने लगता है, जब वो डिटैच होने लगता है, वो वाले को हम लोग अच्छे से सीखा है, ये क्या मीन पोजीशन पर होता है ना अपर एक्सट्रीम पर ना लोअर एक्सट्रीम पर। सोच करके देख, अपने थ्योरी में हम लोगों ने क्लास में स्पेशली इस पॉइंट को लिखा हुआ है, तो यस ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर ये इससे डिटैच होने वाला पोजीशन आता है। तो अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर डिटैच होने के लिए कंडीशन क्या बताया था, तो ए ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी। अब यही वाला वो केस है जब वो डिटैच होने वाला है, मतलब नॉर्मल 0, मतलब वो एक्चुअली वेटलेसनेस पर आ गया। समझ में आता है क्या? मतलब उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो ए वाला जो फोर्स होता है ना एम ओमेगा स्क्वायर ए, वो ऊपर और एम जी नीचे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है और नॉर्मल हो जाता है 0। क्लियर? तो हम लोगों को ये वाला कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो डिटैच होने वाला होता है। अब यहां पर से देखो, ये क्वेश्चन में ए के जगह पर कितना दिया हुआ है, 0.5, पुट इट हियर 0.5। ओमेगा की जगह पर देखो, यहाँ देखो 2 पाई एफ है, तो यहाँ पर रख दो 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जी। जस्ट तुम्हें यहाँ पर से क्या चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए जी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सो 0.5 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू जी। तो यहाँ से एफ स्क्वायर निकाल दो और फिर एफ निकाल दो। जहां तक मेरा समझ में जा रहा है शायद सी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट को देखते हैं। An oscillator consists of a block attached to a spring, ये दिया हुआ है, at some time t पोजीशन वगैरह सब क्या सब दिया हुआ है, देखो x है, v है, a है, बढ़िया। तो अगर a दिया हुआ है -90 और x दिया हुआ है 0.1, x दिया हुआ है 0.1, तो क्यों ना हम लोग a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रख दें। तो a की जगह पर रख दो -90 माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पर हो गया 0.1, सो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस खत्म, यानी 900। ठीक है, यानी ओमेगा बन गया कितना, 30। अब ओमेगा अगर 30 बन चुका है, सो क्या हम लोग ये जानते हैं k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से m को हम लोग लिख सकते हैं k बाई ओमेगा स्क्वायर, k की जगह पर कितना है 400 बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 900, सो 400 बाय 900 इज 0.44, 0.5 से तो छोटा होगा ना, 0.5 से छोटा नहीं है, नहीं है, यही होगा आंसर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.44। अब इसमें एक ऑप्शन और भी है, उसको कैसे मैच करोगे, तो उसको मैच करने के लिए यहाँ v दिया हुआ है ना, इस v वाले से चले जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू, याद है तुम लोगों को, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो v के जगह पर रख दो -15, तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। समझ आ रहा है,
ये हो गया तुम्हारा कितना 225। ओमेगा स्क्वायर के जगह पर रख दो 900, ओमेगा निकला हुआ है। एम्पलीट्यूड निकालना है और x के जगह पर क्या रख दो 0.1। तो ये जो x स्क्वायर होगा ना 0.01, ये जो 0.01 होगा ये नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट ही कर दो, ये नेग्लेक्ट कर दो। तो सीधा सीधा यहाँ से a स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। तो 225 बाई 900, चलो सॉल्व करो a स्क्वायर और फिर a, ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी जीरो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कुछ ऐसा एसएचएम होता है, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है यहाँ पर स्पीड कितना हो जाता है जीरो। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, इन एसएचएम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/√2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड। अगेन बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग इसके ग्राफ को याद करें, एनर्जी वाला ग्राफ को, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनवाया था और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनवाया था, और स्पेशली बताया था कि बोथ द एनर्जी आर इक्वल एट विच पोजीशन a/√2। प्लीज रिमेंबर दिस। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको क्लास में सिखा करके रखा है, काम के ये पॉइंट्स है। तो जब ये 1/√2 टाइम्स एम्पलीट्यूड होता है तो वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, लेकिन दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेवेंथ पे। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग जिसका लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.04। ठीक है, y है तुम्हारा ये दिया हुआ। ओके, टेंशन हमें चाहिए, तो टेंशन होता है म्यू इंटू वी स्क्वायर। ये फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम लोग हमेशा इसको तो याद रखते हो टी बाई म्यू, लेकिन टी इक्वल्स टू म्यू वी स्क्वायर को याद नहीं रखते, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। म्यू क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी, और वी क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव यहां से कैसे निकालोगे, अब उसको ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ वेव को निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी को देखो तो 1/0.04, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसको देखो 1/0.5, ये इसका रेशियो बनेगा ये, तो यहाँ पर 0.50, तो ये बन गया 0.50/0.04, तो यानी 50/4। तो जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर तुम्हें रखना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो म्यू के जगह पर कितना आ गया देखो, तो म्यू 0.04 इंटू वी स्क्वायर, तो v तो यही है, तो इसका स्क्वायर अगर कर दें तो 0.50/0.04 का स्क्वायर। ये सब मुझसे सॉल्व करवाओगे, पाप लिखेगा तुम लोगों को, मुझसे मत करवाओ, खुद से सॉल्व करो भाई। नहीं हो पाएगा। आशिक सर आप क्यों हंस रहे हो, सॉल्व करो आप बैठ करके। ठीक है, चलिए सेवेंथ के बाद अब एट्थ पे आते हैं। क्या आशिक सर वो सब सॉल्यूशन हमें मुझे करके देना चाहिए क्या? आराम से कर लेंगे। तो मैं कर लूंगा आराम से ना, बच्चे आराम से कर बच्चे भी कर लेंगे। बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली उनको तो करना ही है। अच्छा, आप कह रहे थे आप भी आराम से कर लेंगे। हाँ, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं तो रहने दीजिए। शर्म करो सर, अब इस उम्र का शर्म करो, मतलब कैसे बोल सकते हो। देखो, द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर 3 साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव्स आर गिवन बाय दिस वेयर x t दिया हुआ है। कौन सा वाला वेव का क्या है, अभी आप समझो। वेलोसिटी ऑफ वेव पहले अगर बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यहां से वेलोसिटी ऑफ वेव निकलेगा। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, तो वो निकलेगा वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम, ये हो जाएगा a इंटू ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा। अब सबसे पहले वाले में बात करते हैं, तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है देखो 6, x का कोफिशिएंट है 2, तो 6/3 कितना होता है आशिक सर बोलो तो? 6/3 6/2 होगा। वाह, हाँ, कमाल हो गया। वाह, ये वाला बोलो 12/4 बोलो तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3, 11/5 बोलो तो ये आ जाएगा आपका 2.2। 2.2।
अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? 3 सर। बहुत बढ़िया है सर। सो वेव 2 इज हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी, ये देखो ना सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। तो वेव 2 हैज द ग्रेटेस्ट वेव स्पीड। एक और जगह पर लग रहा है ये वेव 2 हैज द ग्रेटेस्ट वेव स्पीड। ओके, इसमें भी है उसमें भी है, मतलब बी और डी में से कोई एक होगा। इसके बाद हमें पार्टिकल वेलोसिटी को चेक करना है। इसका देखो ए एम्पलीट्यूड दिखा, और ओमेगा, ओमेगा किसको कहते हैं? टी के कोफिशिएंट को। तो टी का कोफिशिएंट है यहाँ पर 6, तो ए ओमेगा यानी 2 इंटू 6, तो इसमें 2 इंटू 6 हो जाएगा कितना? 12। ये पहला वाला वेव के लिए। दूसरा वाला वेव के लिए देखो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये 36। और तीसरे वाले में देखो 4 इंटू 11 ए ओमेगा, 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 44। सबसे ज्यादा किसमें हो गया? थर्ड वाला। थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में वेव 1 हैज द ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड। नहीं, ये पार्टिकल स्ट्रिंग का स्पीड मतलब स्ट्रिंग के पार्टिकल का स्पीड, तो वो ये नहीं होगा, तब ये फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। वेव 3 हैज द, यस फोर्थ वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया, 9th पे चलते हैं। टू वेव्स हैविंग इक्वेशन दिस वन, और कह रहा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भी इतना ही होना चाहिए। बताओ रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो? रूट अंडर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos del phi, है ना? वेक्टर में जैसे हम लोग सीखा था। तो ये देखो पहले का एम्पलीट्यूड a, दूसरे का एम्पलीट्यूड a, और उसके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भी a, ये भी a, और ये a प्लस 2 a स्क्वायर cos del phi। होप सो सबके सब सॉल्व कर सकते हैं इसको। रूट को हटाओ, यहाँ स्क्वायर डालो, और यहाँ से del phi कितना आ जाएगा? 2π/3। ये हमारे वेक्टर का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th पे, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड दैट रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज। जो दोनों एंड पर खुला हो, उसमें रेजोनेंस का मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है? v/2l। उस v/2l होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 350। अच्छा, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 350। तो यहाँ भी हो गया 350/2l इक्वल्स टू क्या हो गया? 350। काट दो, यानी यहाँ से हो गया 2l इक्वल टू 1, l इक्वल्स टू 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बात खत्म, इजी है। 11th पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बन गया, रेयर एंड से उसका रिफ्लेक्शन लेना है। जब भी हम लोग रेयर एंड से रिफ्लेक्शन लेते हैं, समझ लो तो बात को, जब भी रेयर एंड से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो जो वेव जा रहा है, जो पल्स जा रहा है, क्या इसका ये फेस चेंज होगा? डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, लेकिन इसका फेस चेंज नहीं होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना? तो रेयर एंड से रिफ्लेक्शन होने पर फेस का चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन का चेंज होता है। तो डायरेक्शन कहां पर से देखते हैं? यहाँ से t - x/20, तो फाइनली होना चाहिए t + x/20, ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, और क्या एम्पलीट्यूड सेम है ना? घट गया, यस घटा है, 75% ही रिफ्लेक्ट किया है। तो एम्पलीट्यूड है 0.02, तो 0.02 का 75%, 75/100, कुछ भी हो 0.02 से तो कम ही आएगा। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बैड लक, दोनों में सेम ही है। ठीक है, अभी एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो वो बस देख लेना है। यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव लिखेंगे वो देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड के जगह पर पक्का इसका आता होगा 0.015, तो 0.015 आ गया। जो फंक्शन है साइन, वो साइन ही रह जाएगा। यहाँ पर 8π की जगह 8π रह गया, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा t + x/20, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, फेज में कोई चेंजिंग नहीं है। इससे मैच करो कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, velocity of sound in air decreases if the pressure of air decreases at constant temperature। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान में रखना है कि v जो होता है √γ/p/ρ होता है। p के घटने से हमें लगता है कि v घटेगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा γ/RT/m0। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक
ये P के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब जब P चेंज करेगा तब तब रो भी चेंज कर जाएगा। इसीलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर P का कोई इफेक्ट V पे नहीं पड़ता। प्रेशर अकेला वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो। डन है? तो पहला वाला लाइन हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये गलत, क्योंकि तब ये चेंज नहीं होगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू लैपलेस फॉर्मूला एज मॉडिफाइड बाय न्यूटन, न्यूटन ने मॉडिफाई नहीं किया था, मॉडिफाई लैपलेस ने किया है न्यूटन के लॉ को, ठीक है। इट हैज बीन मॉडिफाइड बाय लैपलेस, तो यहीं पे ये गलत हो गया। हालांकि ये इक्वेशन सही है बट ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सो दोनों रॉन्ग ही है, तो ये हो जाएगा बोथ आर फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आशिक सर। जी सर। लेंस जी सर। कटिंग फटिंग डेफिनेटली काटना है। ये तो कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चे सॉल्व कर लेंगे, इसमें सच कुछ करो है करो, नहीं। मैं बैठता हूँ। देखिए मैं ही कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे कलर को चेंज नहीं कर सकते क्या सर? बहुत सारे कलर हैं सर। हाँ सर कर लेते, हो गया सर। तो यहाँ पे एज यू कैन सी आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को बीच से काटते हैं तो फोकल लेंथ के साथ क्या होता है, फोकल लेंथ इसका ट्वाइस एफ हो जाएगा, इसका भी ट्वाइस एफ होगा। और अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो फोकल लेंथ में यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट का जो फोकल लेंथ होता है वो आपको ट्वाइस एफ ही देखने को मिलेगा। तो इसमें उतना कुछ लोड था नहीं, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन में हम लोगों ने प्लेस किया है एक कॉइन को जो दो मीडियम के थ्रू सेपरेट है, यानी कि कॉइन को यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ होगा, इधर कहीं पे कॉइन होगा। जब ऊपर से देखोगे तो कॉइन का जो हाइट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना कि ये कितना उठा हुआ है वो पूछा है या फिर ऊपर से हाइट, ऊपर से कितना डेप्थ है हमें वो पूछा गया है। यहाँ पे एपरेंट डेप्थ की बात की गई है। तो एपरेंट डेप्थ की जब बात करते हैं आप लोग यहाँ पे एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है कि ये तो हो गया एक्चुअल डेप्थ, जिसको आप ऊपर वाले डेप्थ को d1 मान लो, नीचे वाले डेप्थ को d2 मान सकते हो। ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ1 कह दो, नीचे वाले को आप लोग μ2 कह दो। तो μ1 के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। μ1 हो जाएगा हमारा d बाई डी डैश, एक ये वाला फॉर्मूला पहले वाले के लिए ले लो और दूसरे वाले के लिए ले लो μ2 इक्वल टू d2 बाई d2 डैश। तो यहां से आपको मेन जो डेप्थ निकालना है एपरेंट डेप्थ, उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को खाली आपको ऐड कर देना है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो जो टोटल डेप्थ आ जाएगा d डैश, उसको आप लिख दो d1 डैश प्लस d2 डैश, और यहाँ पे सबको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2। बस इसको सॉल्व कर दो, d1 d2 μ1 μ2 सब दिया हुआ है, बस यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा 12 बाई, इधर आ जाएगा 4/3, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, प्लस d2 आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइडेड बाई μ2, μ2 इज 3/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे ही रहेगा, तो उसको काटोगे तो ये आएगा 3, यानी कि 9 प्लस इसको काटेंगे तो 2 4, तो 9 प्लस 4 आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इसके बाद सर फिर से मुझे आना पड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स अभी स्विचिंग होता रहेगा। आइए सर अगला वाला आपका क्वेश्चन। अच्छा है। अच्छा, इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस फिनोमिना इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। बिल्कुल, इंटरफेरेंस इज द consequence of conservation of energy. All the bright fringes are of same intensity in YDSE, ये भी ठीक ही है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू, कहीं कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। हाँ, अगर यहीं पर डिफ्रैक्शन होता तो फिर डेफिनेटली वो सेम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 16 पे। फिर से इसमें कह रहा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में तुम लोगों को सिर्फ बोला है मैंने स्क्रीन को मेमोराइज करो, उसके स्क्रीन को अगर मेमोराइज कर लेंगे तो अपना काम बनता है। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं ये स्लिट का विड्थ है a, ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया डेल एक्स 0 ये वाला पोजीशन पर, ये जो डार्क वाला पोजीशन है डार्क d1, वहां पर डेल एक्स हो जाता है लैम्डा, जो इसके बाद जो ब्राइट वाला पोजीशन है वहां पर डेल एक्स हो जाता है 3 लैम्डा बाई 2। प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट दिस वॉल। ओके, अब अगर मान लो किसी का भी एंगुलर पोजीशन वो पूछता है तो डेल एक्स को हम a साइन थीटा से रिलेट कर सकते हैं। डेल एक्स इक्वल्स टू a साइन थीटा, d साइन थीटा,
कुछ भी ऐसा बोल दो। तो अगर ये वाला ब्राइट को अगर बात करें, ये वाला ब्राइट, उस ब्राइट को कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इस लाइन से या इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वाले को कहते हैं कौन सा वाला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा इसमें जितने भी मैक्सिमा बनते हैं उन सभी को सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाता है। इसको बस प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं, बाकी सबको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो पहला वाला जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो इसका मतलब वो B1 की बात कर रहा है। तो B1 के लिए डेल एक्स की जगह पर रखो 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू a sin थीटा, sin थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू बीम्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी है I एंड 4I। ओके, कहीं पर भी अगर हमें रिजल्टेंट लेना है तो फॉर्मूला बनना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल फाई। क्या हम लोग ये फॉर्मूला सब जानते हैं? यस। तो भाई साहब वो कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज पाई बाई 2 एट पॉइंट ए। तो कोई एक पॉइंट होगा ए, उस पॉइंट ए पर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये दो जगह से पहुंच रहा है, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आया है दोनों के बीच में वो है कितना, तो पाई बाई 2। तो मुझे बताओ कि आई एट ए को क्या लिखोगे? अगर ये इंटेंसिटी आई है और ये इंटेंसिटी 4I है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो I1 की जगह रख दो I प्लस 4I प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई बाई 2 बनेगा ना, तो वो 0 कर देगा, यानी ये कितना हो गया 5I। ठीक, उसके बाद कह रहा है पाई एट पोजीशन बी, कोई दूसरा पोजीशन है, कोई एक दूसरा पोजीशन है यहाँ पर, वहां पर के लिए जब ये वेव्स पहुंचेगा, जैसे ये अगर यहाँ पे पहुंचता है तो वहां पर फेज डिफरेंस कितना बनाता है बताओ, पाई। ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो आई एट बी अगर मैं लिखूं, सेम यही वाला फॉर्मूला, I1 के जगह पे लिख देता हूं I प्लस 4I प्लस 2 रूट अंडर I इंटू 4I cos पाई। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 का 2 बाहर आएगा, यानी I प्लस 4I माइनस 4I बन गया। तो आंसर आ गया I। उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। डिफरेंस देखो IA और IB का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4I। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। द टू कोहेरेंट सोर्सेस विथ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, मतलब I1 बाय I2 इज बीटा। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी का क्या होता है भाई? फ्रिंज विजिबिलिटी इक्वल्स टू, इसमें I मैक्स माइनस I मीन बाय I मैक्स प्लस I मीन, ये इसका नॉर्मल इक्वेशन फ्रिंज विजिबिलिटी का। ठीक है, नाउ अब जो है हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो जितना मैंने ये समझा रखा है तुम लोगों को कि अगर I1 बाय I2 दिया हुआ हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखो ये I मैक्स के जगह पर हम लोग जानते ही हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, माइनस I मीन के जगह पर बोलो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय, ऐसे यहाँ पर भी रख दो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4 रूट I1 I2 डिवाइड बाय, नीचे में आ जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2। अब ये 2 से ये गया 2 टाइम्स। अब अगर हम लोग ने I2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, I2 से अगर हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये जो फ्रिंज विजिबिलिटी है, फ्रिंज विजिबिलिटी इक्वल टू ये बन जाएगा 2 रूट अंडर I1 बाय I2 ऊपर में, और नीचे में बन जाएगा I1 बाय I2 प्लस 1, बस इसके जगह पे बीटा रख दो, तो ये बन गया 2 रूट बीटा बाय बीटा प्लस 1। बट ये क्लास में आप लोगों को स्पेशली करवा रखा है, डायरेक्टली ये रिजल्ट को भी याद करवाया है, तो डायरेक्टली इसको टिक करो। डन है। अब है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ सर इलेक्ट्रॉन का है, आइए ना करिए। अरे आराम से हो जाएगा सर, हाँ वैल्यू फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। हाँ सर हो जाएगा आराम से। करिए।
प्लीज। कुछ है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, काम हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं है तो फंसने का चांस है क्वेश्चन में। तो हमें इसमें याद करना ही पड़ेगा सर फॉर्मूला, लास्ट ऑब्वियसली टाइम है। ऑब्वियसली सर, ये तो याद रखना ही है। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिक्स फॉर्मूला निकल के आता है जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो सबको पता होगा, h/√2m के फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभार काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 2m E × V0, इस फॉर्म में लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, सबको जब सब्स्टिट्यूट कर देते हो इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट भी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू निकल के आता है 12.3 डिवाइडेड बाय √V0 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ही हमें इस V0 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब सिंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो खाली हमें V0 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो V0 का वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 12.3 डिवाइडेड बाय √144 एंगस्ट्रॉम, और 12.3 बाय √144 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर में 12 के आसपास ही आएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग निकल के आने वाला है। और इसका हिंट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, हर ऑप्शन में 102 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक आंसर तो ये है कि सिंस ये एंगस्ट्रॉम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हो 1.02 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। बट यहाँ पे हमें आंसर को निकालना है नैनोमीटर में, तो फॉर दैट आप लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम को जब आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हो ये बनेगा 0.102 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे 0.102 ना लिखकर इसको हमें एक इंटीजर फॉर्म में लिखना है, यानी कि 102 को जब इंटीजर के फॉर्म में लिखोगे, सॉरी 0.102 को जब इंटीजर के फॉर्म में लिखोगे ये बनेगा 102 इंटू डेसिमल को हमने 3 घर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये खाली रिलेशन बिल्ड करने वाला एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट एक बार समझ लो। यहाँ पे बोला है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस। तो अगर आपके पास एक फोटोसेंसिटिव सरफेस है ऐसा, यहाँ पे मान लो कोई लाइट रे आके इंसिडेंट हुआ, उसका वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है लैम्डा। उसके बाद बोला है कि ये जो सरफेस है इसका जो हमारा वर्क फंक्शन है फाई का वैल्यू वो नेग्लिजिबल है, यानी कि फाई को आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0 मान के काम कर सकते हो। फिर बोला है कि इफ मास m मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डी, यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका वेवलेंथ हमें बोला गया है लैम्डा डी के फॉर्म में। तो यहाँ पे इन दोनों वेवलेंथ को कंपेयर करके हमें निकालना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट होता है उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E = hc/λ। ये तो हो गया इंसिडेंट रेडिएशन वाला वेवलेंथ का वैल्यू। दूसरा हो गया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने की वजह से जो यहाँ पे आपको इस वाले वेवलेंथ के फॉर्म में फॉर्मूला देखने को मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि होता है h/मोमेंटम, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो 2m × एनर्जी भी लिख सकते हो। अब इसको ऐसे लिखने का रीजन ये है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों सेम होगा बिकॉज वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी कि इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी और जो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा बिकॉज फाई इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों एनर्जी को इक्वल करके जो भी रिलेशन बिल्ड होगा वो आपको यहाँ पे आंसर निकाल के दे देगा, बस आपको वही करना है। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट के अंदर है तो रूट को निकालेंगे तो स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा λd² दैट इज इक्वल टू h²/2me। तो यहाँ से हमें e का एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि आएगा, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे आंसर्स दिखने में ऑलमोस्ट सब सिमिलर टाइप के, तो हड़बड़ी में मत करना, आराम से इसको सॉल्व करना होता है। देखो e इधर आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट नीचे आएगा, h² ऊपर है तो इधर आ जाएगा 2m × λd का स्क्वायर। अब दोनों के RHS को आप इक्वल कर दो तो यहाँ से आपको मिलेगा hc/λ दैट इज इक्वल टू h²/2m λd का स्क्वायर। यहाँ से एक h, यहाँ से एक h कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। अब बस दोनों को अपने अपने हिसाब से लिख दोगे, और दोनों में दिख रहा है कि दोनों लैम्डा जो है ना इक्वल साइन के लेफ्ट या राइट साइड में, तो इसको अगर हम सजा के लिखते हैं तो एक काम करते हैं, लैम्डा डी को मैं लेफ्ट में लेता हूँ, इसको मैं राइट में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2mc डिवाइडेड बाय ये h इधर नीचे आ जाएगा इनटू लैम्डा डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये खाली इधर एक लैम्डा बचेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है 2mc इधर इधर है, h इधर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन जो है आपको बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ है, उसके फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स फॉर टू मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन दिस मच एंड दिस मच। तो इसका जो ग्राफ होता है आपको पता होगा EV0 को हम लोग लिखते हैं EV0 इक्वल टू
एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब इसको जब हमने डिकोड किया था तो ऐसे लिखा था V नॉट इक्वल टू होता है hf/e माइनस hf नॉट बाई ई। और इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आपको एक स्लोप देखने को मिलता है। सिंस ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा स्टार्ट होता है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनके इधर की तरफ वो चला जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो y को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पार्ट बता रहा है mx को, और ये बता रहा है प्लस c वाले पार्ट को। तो प्लस यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, यही हमारा वर्क फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्लोप वाले पार्ट पे ध्यान दोगे तो स्लोप वाले पार्ट में f तो वेरिएबल बन गया, h/e इज द स्लोप हियर, यानी कि यहाँ पे अगर आप tan थीटा निकालने जाओगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो स्लोप में जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों ही अपने आप में ही एक कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। तो अगर आप अलग अलग वर्क फंक्शन का दो अलग अलग मटेरियल भी लेने जाओगे तो उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लोप कांस्टेंट देखने को मिलेगा। और इनके अलग अलग वैल्यू होने की वजह से ये जो आपका y इंटरसेप्ट वाला पार्ट है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप मटेरियल को चेंज करते हो तो ये जो लाइन बनता है, ये जो ग्राफ का लाइन है, वो आपको चेंज होता हुआ खाली देखने को मिल सकता है, लेकिन स्लोप जो है दोनों के केस में कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो आपको हमेशा 1:1 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो मटेरियल चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, लेकिन स्लोप कांस्टेंट रहेगा। बस ये आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। 22 आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको दो सीरीज का नाम दिया गया, अब जो नाम मेंशन रहता है उसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे बामर सीरीज के बारे में बोला गया है और दूसरा पास्चन सीरीज के बारे में बोला गया है। उसके साथ में ये बोला गया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। तो पहले बामर के ऊपर काम करते हैं। तो पहला वाला अगर बोलता है कि बामर सीरीज है तो उसमें अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे n1 का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, क्योंकि लाइमैन बामर n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जब बात करते हैं तो n2 हमारा कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी में चला जाता है। तो यहाँ से पहले हम λ1 निकाल लेते हैं। तो λ1 विल बी इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा वो, सॉरी ये इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा λ1 विल बी इक्वल टू, ये फ्लिप हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4/r। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी वैल्यू को क्वेश्चन में लैम्डा बोला गया है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा। उसके बाद बोला है कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम पास्चन सीरीज में निकालेंगे तो पास्चन सीरीज के लिए होता है जो सीक्वेंस होगा लाइमैन बामर पास्चन, ठीक है। तो अगर आप पास्चन के लिए देखोगे तो n1 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और n2 का वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा 4, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए नेक्स्ट वाला जो n का वैल्यू होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा, इसको λ2 कहते हैं, λ2 विल बी इक्वल टू आपको मिलेगा r 1/9 माइनस 1/16, स्क्वायर कर देंगे तो 916 डायरेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम को डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रख लो, जैसे कि 9 × 16 के फॉर्म में आ गया। ऊपर जब सॉल्व करोगे 16 माइनस 9 यानी कि ये बन जाएगा 7। अब इसी को हमें लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो λ2 विल बी इक्वल टू 9 × 16/7r। अब यहाँ पे किसी तरह से लैम्डा को घुसा देना है और वही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि 4/r इज लैम्डा, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, 16 को 4 × 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 × 4 × 4/7r। तो ये 4/r वाला पार्ट जो है यहाँ पे डायरेक्टली लैम्डा आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 9 4 36/7 × लैम्डा, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द मतलब रेशियो भी तो लेने से हो ही जाएगा ना। हाँ, रेशियो लेने से भी हो जाएगा सर। रेशियो भी लेने से हो जाएगा। r का वैल्यू भी सिंपली लिख देंगे वहां से, r = 4/λ, हाँ, हाँ। वो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो ही जाएगा। करेक्ट, रेशियो लेने से भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक लिख के भी अगर λ1/λ2 कर हाँ, देता वहां से भी तो इसका भी काम हो जाएगा। तब भी काम हो जाता है उतना इसका। तो बच्चे कर ही सकते हैं। हाँ सर, इसका तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट वाला मैं ही करा देता सर, आप थोड़ा आराम कर करिए, लीजिए, मैं ही कर लेता हूँ इसको। देखिए अगला वाला जो है आपको बोला गया है, ये एटम्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि डबल आयनाइज्ड लिथियम एटम है। अब देखना, हमेशा आपको हाइड्रोजन नहीं बोलेगा, कभी कभार अलग एलिमेंट भी कहा जा सकता है। तो लिथियम में ध्यान रखना, यहाँ पे Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पहला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम जब ऑर्बिट करता है तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्बिट में, उसके हिसाब से हम लिखते हैं उसको nh/2π। अगर पहला ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1, दूसरा होगा तो n का वैल्यू 2, तीसरा है यहाँ पे तो n का वैल्यू, ये करेक्ट है, 3h/2π करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू होता है 0, सॉरी n का वैल्यू होता है 1, फर्स्ट एक्साइटेड में 2 होता है और सेकंड एक्साइटेड में n का वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और जब यहाँ पे आप एनर्जी निकालते हो तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E = हम लोग लिखते हैं -13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर यानी कि इसका 3 स्क्वायर हो जाएगा, एन का वैल्यू भी 3 यानी कि आपको आइडिया लग गया होगा कि 13.6 ऊपर आएगा 3 स्क्वायर, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, और एन स्क्वायर यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एन का वैल्यू हो जाएगा 3, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपको दे देगा 13.6, यानी कि ये भी करेक्ट है। तीसरा अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज c by 137, तो इसका जो फॉर्मूला आता है vn इक्वल टू, उसको हम लोग लिखते हैं c by 1 by 137 इंटू cz by n, ऐसा होता है एक फॉर्मूला। अब अगर आपको बोला है थर्ड ऑर्बिट यानी कि n का वैल्यू 3 हो जाएगा, z एटॉमिक नंबर इसका भी वैल्यू 3, 3 3 कैंसिल, c by 137 यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट ही है। ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे तो यहाँ पे बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो यहाँ पे रिलेशन बनता है उसको हम लोग लिखते हैं, तीनों का एक रिलेशन बता देता हूँ, पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी। अगर आप देखोगे टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट टोटल एनर्जी में एक नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज जो पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक के साथ इस तरह से एक रिलेशन बनाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल का हाफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का डबल होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि यहाँ पे काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल का डबल बोला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 3 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, और वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन में से एक है सर, इसको बच्चों से 2 बार करवाना हाँ, चाहिए। ये इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड दे शुड डू दिस एज रिवीजन ऑल्सो। रिवीजन में भी इसको आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करना, और अलग अलग एलिमेंट का हो सके तो आप लोग सॉल्व करके रखना है। यहाँ पे लिथियम है, कुछ अलग एलिमेंट का भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी पूछ के आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना। दैट वे आप लोगों का ये वेलोसिटी वाला इक्वेशन और जो एनर्जी वाला इक्वेशन है, इन सब का भी आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अगर एक बार भी आप लोगों ने ये फ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा तो ये नंबर आपको याद रह ही गया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में आपको पता होगा 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होता है, यानी कि जो सन में रिएक्शन होता है, सन वाला रिएक्शन वाला केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप 4 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करते हो ऐसे, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको कई सारे तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपको हीलियम फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, फिर एक आपको मिलेगा पॉजिट्रॉन फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रिनो फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है, 2 न्यूट्रिनो फॉर्म होता है, और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें एनर्जी भी फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो एनर्जी होता है वो एक्जैक्टली 26.7 ना होकर थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, यानी कि वो 25 और 26 के आसपास ही वो नंबर आपको जनरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट होता है ना, ये एनर्जी वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखना, वहां से कभी कभार डायरेक्टली सवाल आपका बन सकता है। तो इसका डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर बी आंसर कर सकते इसका आंसर नन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें जो नन दे दिया है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, पता है आपको? ये जिस साल ये क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ भी है, उस साल भी लोगों ने केस कर दिया था इस क्वेश्चन पे। केस हो गया था इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कोर्ट तक पहुंचा हुआ है कि जब ये एनसीईआरटी में भी 26.7 लिख रखा है तो वहां पर 25.69 क्यों लिखा है? लेकिन इसका तो वेरी होता है, अगर आप डिटेल मतलब एग्जैक्टली वो न्यूट्रिनो पर वो डिपेंड करता है। यस, तो ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ऑप्शन नन देना ही नहीं चाहिए था उसको। तो नन दे देने से ना तो फिर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यस, क्योंकि काफी लोग इसी को याद रख लेते हैं, और काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि ये एग्जैक्टली इतना ना होकर वेरी भी कर सकता है। तो वेरी होगा कम होगा तो इसके आसपास ही आता है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, बट यही सजेशन है कि भाई अब ऐसा हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते। करेक्ट, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, बस इसका उम्मीद करते हैं। तो सिंस आ चुका है तो बच्चे भी एक बार यूज्ड टू हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को लेकर, तो दे कैन बी केयरफुल इन फ्यूचर। इनफैक्ट इसमें पर हाइड्रोजन कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी पूछा गया था। पर हाइड्रोजन ये क्वेश्चन 2 बार आया है। 4 हाइड्रोजन से 26.7, करेक्ट, तो 1 हाइड्रोजन से कितना, इसको बाय 4 कर देंगे। करेक्ट, वो भी ये हो सकता है 6 पॉइंट समथिंग करके तो ये तो आता है। 4 हाइड्रोजन का केस हो गया। अगर हाँ। 1 हाइड्रोजन का पूछेगा तो हम करेंगे 26.7 by 4, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। करेक्ट, तो 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। 25 में आते हैं। 25 में भी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। 25 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है मास नंबर। मास नंबर बोला गया है कि एक आपके पास न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर इतना है, वो 2 अलग अलग मास नंबर में टूट गया है। आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। तो बस R1/R2
दैट इज इक्वल टू A1 by A2 पावर 1/3। तो A1 का है 125, A2 का है 64, तो 125 by 64 के पावर 1/3, यानी कि इधर आ जाएगा 125 होता है, उस 125 का अगर आप क्यूब रूट लोगे तो वो आ जाएगा 5, और 64 का लोगे तो 4, यानी कि 5:4। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक और भी क्वेश्चन बनता है हाँ सर, बोलिए सर। मुझे एक याद आ रहा है। बिल्कुल सर। मुझे ये है कि जब ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट किया, हाँ 189 का, करेक्ट। ये अगर दो में गया है 125 एंड 64, किस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? करेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा चुका है। ओके ये किस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली स्प्लिट हुआ है, करेक्ट। कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्चुअली यूज है। वो तो होगा ही डेफिनेटली, है ना? तो दोनों का, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो बनेगा। करेक्ट। और फाइनल मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये होता है कि जितना मोमेंटम इसका अगर मान लीजिए राइट में है, उतना ही मोमेंटम उसका लेफ्ट में होगा। करेक्ट। तो दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो होता है p² by ट्वाइस m। तो ऐसे केस में जहां पर मोमेंटम दोनों का सेम है, उसमें ये काइनेटिक एनर्जी m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम कम हो तो जाएगा। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले का ज्यादा होगा। और अगर इसमें ये भी पूछ ले वो k1 by k2, तो हम लोग m2 by m1 यानी बोल देंगे 64 by 125। ये इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बन जाएगा। यस, ये क्वेश्चन के थ्रू एक और क्वेश्चन। करेक्ट सर। लीजिए सर। अगला वाला आपका है कि मेरा है, देख लेते हैं एक बार। अगला वाला आपसे शुरू है सर। मुझे ही लेना है। अच्छा ठीक है, करिए, रेस्ट करिए। हाँ सर, हाँ सर, तो पानी पी लेते हैं। ठीक है। इन द फिगर शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देख, तो ए और बी के बीच में ये 3, 6, 6, 12 व्हीटस्टोन ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, 3/6 और 6/12। तो ऐसे में इसमें कोई करंट जाना है नहीं, तो यानी इसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 3 और ये 6 हो गए सीरीज में, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा बोलो? तो ये इधर से 9, और 6 और 12 का कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गया ना? 6 और 12 का 18 होता है, सॉरी 6 + 12 18। तो अब क्या है कि ये बीच से कुछ है नहीं, तो बस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दो। तो 9 × 18 by 9 + 18, 9 + 18 यानी ये हो गया 27, 9 3 जा 3 6 जा, तो आंसर मस्ट बी 6 ओम। ठीक है, सिंपल ही था। 27 में ये जब भी जेनर वाला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले मैं अब बहुत बार बोल चुका हूँ, ये करंट निकालो I। ये जो I है, प्लीज रिमेंबर दिस एज V - VZ by R। ठीक है, तो ये इसी रेसिस्टेंस से पास कर रहा है, यही है वो R, इसी को हम लोग R कहते हैं। ठीक है, तो V के जगह पर क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे? 90 माइनस जेनर वोल्टेज कितना है देखो 10, तो 90 - 10 बाय कितना हो गया ये 16, यानी 80/16 हो गया ये 5 किलो ओम में है, यानी मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई। इसके बाद हमें निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाकर के ये दो पार्ट में टूटेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लोड करंट, इसको हम लोग कहते हैं जेनर करंट, है ना? तो लोड करंट कितना? तो लोड करंट आएगा, ये देखो ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस भी मेंटेन्ड है, तो यहाँ पर अगर 10 है तो करंट का वैल्यू 10 वोल्ट बाय रेसिस्टेंस, यानी 10/5, सो ये हो गया 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से IL निकल गया। अब हमें चाहिए IZ, हेंस IZ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं I - IL। देखो ना, करंट जितना आया उसमें से IL उधर गया, IZ इधर आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा 5 - 2 यानी 3 मिली एम्पियर। सिंपल है। अगर हमसे पावर भी पूछ लेता तो पावर को क्या लिखते हैं? इसका वोल्टेज और करंट, जेनर पावर, जेनर डायोड का पावर, तो वोल्टेज था 10 और करंट है 3, तो 10 × 3 यानी 30 मिलीवाट, ये हो जाता। डन। 28। अच्छा, करंट अगर इसमें इधर से जा रहा है तो ये करंट गया, ये डायोड तो फॉरवर्ड में जाएगा, जर्मेनियम लिखा हुआ है, 0.3 का ड्रॉप होगा। फिर यहाँ पर से दो रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन इस जर्मेनियम से नहीं जा सकता, रिवर्स होगा,
तो यानी वो उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा, ऐसा करंट बन जाएगा, है ना, ये ऐसा करंट बन रहा है। तो ये सिलिकॉन में ड्रॉप कितना का होता है, 0.7 का, यहाँ पर ड्रॉप होता है 0.7, तो टोटल ड्रॉप रास्ते में कितना हो गया, तो 0.3 और 0.7 यानी 1 का। तो करंट का वैल्यू कितना लिखोगे, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अप्लाई किया हमने 3 माइनस 0.3 माइनस 0.7, ये टोटल ड्रॉप को माइनस कर दिया, और रेसिस्टेंस है 5, यानी ये हो गया 2/5 यानी 0.4 हाँ मिली एम्पियर आएगा, क्योंकि यहाँ किलो ओम है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़िया क्वेश्चन है, टफ भी है, समझो इसको। ये ए है, मतलब यहाँ पर ए हो गया, और ये देखो ये बी है, यानी इस पॉइंट पर बी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर मिलेगा ए बी का होल बार, क्योंकि ये नैंड गेट है। अब ए बी का होल बार को अगर हम लोगों ने डी मॉर्गन्स थ्योरम से समझा, तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ओके। अब आते हैं इस वाले पर, यहां से देखो यहाँ पर तो ए है, लेकिन इस पॉइंट पर मिलेगा वो ए बार। अब ये जो एंड गेट है, वहां से ए बार है और यहाँ से बी है, यहाँ पर मिल गया ए बार इंटू बी का होल बार, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें डी मॉर्गन्स थ्योरम से, तो इट इज इक्वल टू ए डबल बार प्लस बी बार, तो ये बन जाएगा हमारा ए बार, नहीं ए प्लस बी बार, तो ये हो गया ए प्लस बी बार, उधर से हो गया ए बार प्लस बी बार। अब उसको एंड गेट से पास करवा रहे हैं, मतलब ये जो सी मिलेगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, तो ए बार प्लस बी बार इंटू, उड़ी बाबा बहुत मल्टीप्लिकेशन आ गया, ए प्लस बी बार। सर आपको याद है एक कावासाकी का आता था हुडी बाबा? हाँ हाँ, बहुत पहले का ऐड आएगा, बहुत पहले। हाँ हाँ सर वो आपको याद वो आएगा। हाँ, मेरा पहला गाड़ी है, मेरा पहला बाइक वही है, ओह अच्छा। कॉलेज से निकला ही था, उसी से मैं खरीदा था। ए बार इंटू ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू ए। उसी गाड़ी से मैंने एक्सीडेंट किया था, तो इसको छोड़ ही दिया। अब बच्चों को यही करके बच्चों को बोलते गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन। आपने खुद गिव अप किया है, देखिए। नहीं अरे सर अच्छा सर चोट लगा था, अच्छा अच्छा मैंने बाइक भी छोड़ दिया, इसका से मैंने बाइक चलाया नहीं। अभी रैपिडो में खाली घूमते कहाँ, इसका तो अभी लिया है वो जो। ओह अच्छा अच्छा, बहुत दिनों अभी- का ब्रेक लगा मतलब आपका? हाँ लेकिन अभी अभी वो स्पीड का भी ब्रेक मेरा लगा हुआ है, 40 से ऊपर मैंने आज तक चलाया है ओह नहीं अच्छा गाड़ी। अच्छा। अब मैं अपने पीछे किसी को नहीं बिठाता हूँ अपनों को भी नहीं बिठाता। जिस दिन किसी दुश्मनी हुआ उस दिन उसको बिठाऊंगा, खुद तो जाएंगे। ये बच्चों का पनिशमेंट हो सकता है, जिनका नंबर कम आता है वो आपके साथ बाइक पे बैठेंगे आपसे। ये भी अच्छा ऑप्शन है। बी बार इंटू बी बार ही रहेगा, ये देखो हर एक में बी बार तो है ही, तो बी बार को कॉमन ले लो, ए बार प्लस ए प्लस 1। अब 1 के साथ किसी को भी ऐड करोगे 1 ही रहेगा, यानी बी बार इंटू 1, सो बी बार हो गया। अब यानी कि ये जो आउटपुट निकला है वो है बी बार, आउटपुट को बी से मतलब है, ए से मतलब ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो सी जो होना चाहिए वो बी बार, यानी बी को देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो सकता है, 1 है तो यहाँ 0 का 0 हो गया, ये नहीं होगा, ये कट गया। यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो वंस अगेन। सर जी हाँ जी सर, लगता है मेरा क्वेश्चन आ गया। मिरर मैग्निफिकेशन करने को तो हम राइट लेफ्ट से छोड़िए, मैं ही कर लेता हूँ, आप थोड़ा चलिए। आराम कर लीजिए, हाँ, मैं ही और नहीं तो करता क्या। हूँ। हाँ तो इसमें आपको बोला गया है कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ, ठीक है। सही है अपने रोहित सर। क्यों सर? क्वेश्चन तो उनको एक से होता नहीं है ना, हाँ। एक क्वेश्चन को रट्टा मारते, इसका कहते हैं राइट तो छोड़ मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर दूंगा। नहीं, हैंडराइटिंग खराब होगा, राइट से कर लेता हूँ मैं। जैसे बोला है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सच दैट इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, रियल वर्ड को मेंशन किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं,
अगर वो मैग्नीफाइड है तो उसका दो पॉसिबिलिटी बनता है, हो सकता है कि वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बना हो, उस केस में वो मैग्नीफाइड फॉर्म में ही आता है, और हो सकता है वो इमेज मिरर के फ्रंट पे बना हो, उस केस में मैग्नीफाइड बनेगा, बट पहले वाले केस में वो सीधा रहेगा, दूसरे वाले केस में वो इन्वर्टेड फॉर्म में रहेगा। यानी कि अगर इमेज आपका यहाँ पे बना है तो इसका एक फेनोमेना आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्टली, इनकेस अगर किसी को कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होता है कर्वेचर वाला पॉइंट, यहाँ पे होता है फोकस वाला पॉइंट, यहाँ पे होता है पोल। ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में है तो इमेज बनता है यहाँ पे, इस फॉर्म में भी वो मैग्नीफाइड फॉर्म में मैग्नीफाइड ही बनता है इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट आप सी और एफ के बीच में रखते हो तब इमेज बनता है इधर कहीं पे, यहाँ पे भी मैग्नीफाइड ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है रियल है। रियल होगा तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला केस होगा, यानी कि यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2, और हमें पता है माइनस, मतलब रिलेशन बनाएंगे तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। ओके तो अगर हम यहाँ पे u को देखेंगे, u तो नेगेटिव में आएगा और u v दोनों ही नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, और हमें यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो 50 दिया हुआ है। तो अगर आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे v जो है वो 2 टाइम्स ऑफ u के फॉर्म में आएगा, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू विल गेट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है, नेगेटिव ही आएगा, दैट इज -1/50 दैट इज इक्वल टू v। v भी हमारा नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी कि u निकालना है तो v के फॉर्म में हमारा ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2u और इधर भी आएगा -u। तो मेरे हिसाब से यहाँ से सॉल्व करने पे आंसर आ जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। सर मैं एक बार इंटरप्ट करूं? हाँ सर, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या सर? नहीं नहीं, थोड़ा हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे सर? छोटा कर सकता हूँ सर। लीजिए सर। मतलब आपका मेथड तो है ही अच्छा है। u निकाल के हो जाएगा, यही से u निकल जाएगा। हाँ यू निकलेगा ना? हाँ सर। अगर हम ये सब ना करें तब भी हो जाएगा, अगर कभी भी ये रियल और इन्वर्टेड होता है। हाँ सर। अगर उस चीज को हम लोग बस याद रख लें हम्म कि अगर वर्चुअल और इरेक्ट है हम्म तो मैग्निफिकेशन प्लस, प्लस करेक्ट, और रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन माइनस। माइनस। मैं यहीं पर -2 अगर इसको रख दूं, हाँ और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है ना, करेक्ट, ये v/u के अलावा एक और भी हाँ होता है, यस f/f-u। यस, समझा? हाँ ऐसे तो भी हो जाएगा। ये सीधा सीधा ही हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ तो दिया हुआ ही है। हाँ। और कॉन्केव मिरर है, हाँ। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ को साइन में हमेशा हमेशा नेगेटिव रखते हैं। करेक्ट, इसके जगह -50 रख दीजिए, हाँ। u सीधा निकल जाएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आई थिंक, एक ही चल इसी से line कर में आएगा। इसी से कर लेता हूँ मैं। -2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -15, इधर -15 -u। u को एज इट इज छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही ले लेगा करेक्ट, sign हाँ के क्योंकि साथ। u हमारे लिए अननोन है तो हम इसके लिए हाँ। डायरेक्टली कह नहीं सकते। तो हाँ, यहाँ पे वो अगर हम भी इसको है। सॉल्व करने जाएंगे माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा 30 -u इक्वल टू 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, माइनस तो आएगा इधर, तो फिर जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो u हमें देखने को मिलेगा -75। कुछ गड़बड़, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या सर? -30 -2u, यस ये होगा, हाँ -30 -2u इक्वल टू 15। 15, उसको उधर ले जाएंगे तो वो बनेगा 45। 45 बनेगा, यस। ये आएगा तो -2u इक्वल्स टू 45, -2u इक्वल टू 45। तो ये तो u इक्वल्स टू हो गया -45/2। लेकिन आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, यानी कि इससे करेंगे तो फंसने का चांस है नहीं सर, क्योंकि वहां से आएगा, यहाँ से साइन का कुछ इशू लग रहा है मुझे। ऐसा तो नहीं होगा, आएगा सर। लीजिए करके देखिए सर, ओयो देखिए मैं ही फंस जाऊंगा। देखिए सर, मैं ज्यादा सिंपल कर रहा था, अब ऐसे बच्चे भी फंस जाएंगे। जो भी हो, एक बार यहाँ से निकाल के रख दीजिए एक बार, ताकि आंसर का हाँ, श्योरिटी ये भी बने। तो है। हाँ। ये 2/2u हो जाएगा, माइनस तो सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हाँ। हो गया -3/2u। हाँ। तो ये -1/15, पहले इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। -3/2u इक्वल्स टू -1/15, हाँ। माइनस माइनस हटा ही दें, 2u इक्वल्स टू 45, u इक्वल्स टू 45/2, 22.5 यहाँ से भी आ रहा है भाई। ये कैसे पॉसिबल है? क्या आप नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है सर। नहीं, कुछ तो, इसका आंसर में तो कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं आंसर सही है, आंसर तो सही है सर, आंसर ठीक ही है क्या? आंसर तो ठीक ही है। आपने आंसर की में तो गड़बड़ नहीं है, आंसर की में तो सही है नहीं, सर। ऐसे भी देखिए, इसका फोकल लेंथ तो 50 है ना, हाँ। तो आंसर तो 50 से ज्यादा ही आना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, मैं एक बार इसको वापस से करके देखता हाँ हूँ। एक बार देखिए। m का फॉर्मूला में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। m का फॉर्मूला है f/f - u। करेक्ट, सही है ना ये? सही है ये। m के जगह पे रख देता हूँ मैं -2 -2 को,
एफ की जगह पे रखता हूँ मैं -50 हाँ। बाय -50। ओ हम लोग 15 ले रहे थे शायद इसको, है ना, वो गड़बड़ हुआ था शायद। सर आप ना, हाँ मतलब ये कोई बात हुआ बताओ। हाँ, ये हो गया था गड़बड़। ये उधर गया, हाँ -100 -2u इक्वल्स टू हाँ, 50 150 by 275 करेक्ट, सही 2u है। इक्वल्स टू 150। हाँ, आप जो है ना खुद भी माइनस फंसते हैं, मुझे भी फंसाते माइनस हैं माइनस माइनस भी आएगा सर, हम माइनस इधर माइनस होना ओ चाहिए। हाँ माइनस रहेगा, माइनस आएगा इधर, वो माइनस बता रहा है कि उस साइड उस पर साइड बनेगा, यानी यस यस कि मिरर के फ्रंट की तरफ हाँ इधर हाँ आएगा हाँ ऑब्जेक्ट, तो ये हो सब जाएगा, चलिए। ये वन लाइनर है। हाँ, ये 50-50 बोले तो मैं 15 माइंड में फंस गया, तो 15 लिख दिया मैंने क्वेश्चन में देखे इसीलिए बिना, वो थोड़ा इशू हो गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हम्म चलिए इसको काट कर देंगे। कट नहीं कर सकते। हाँ सर, एडिट करना पड़ेगा नहीं तो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का अगर आपको बोला जाए कि एक माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल अगर माइक्रोस्कोप होता है उसको आप एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है तो हम वहां पे कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी को ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि इसको एक मार्क पे हम लोगों ने फोकस किया कि लेट्स से दिस इज द लेंस, इसको मान लो कि यहाँ पे कहीं पे कोई मार्क है, उसको उस पे हम लोगों ने इसको फोकस किया ऐसे किसी। अब एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसका थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ग्लास स्लैब को मान लो बीच में कहीं पे रखा है, तो एक ग्लास स्लैब का अगर थिकनेस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होता है, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5, तो यहाँ से हमें एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पता चलेगा। लेकिन एपरेंट डेप्थ हमें निकालने को नहीं बोला, हमें पूछा है कि इस प्लेस ऑन द मार्क टू गेट द मार्क अगेन इन द फोकस, यानी कि यहाँ पे जब स्लैब को रखेंगे, इस मार्क पे जो फोकस बना था वो फोकस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लेंस को कितना शिफ्ट कराए कि वापस वो फोकस जो है उसी पॉइंट पे बनाए विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे वो स्लैब घुसा हुआ होगा, तो स्लैब की वजह से फोकस शिफ्ट होगा, तो कितना इसको मूव कराए वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो उसको निकालने स्लैब को का डालने से ना वो जो मार्क है वो नीचे अपीयर होने लगता है। करेक्ट, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो उसको वो ही बस शिफ्टिंग निकाल करके उतना शिफ्टिंग माइक्रोस्कोप का ही कर दीजिए। करेक्ट, ये अगर माइक्रोस्कोप को उतना शिफ्ट करा देंगे तो ये वापस हो जाएगा। फोकस पे आ जाएगा। शिफ्टिंग का बस फॉर्मूला लगा ना। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि यहाँ से जो एपरेंट शिफ्ट होता है उसको पहले निकाल के डायरेक्टली आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं। डायरेक्टली शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या है? वो वाला लगा सकते हैं, d इक्वल टू d डैश इक्वल टू आप लगा सकते हैं d इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। हाँ यही तो है शिफ्टिंग का फॉर्मूला इसको ना, लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा दीजिए। या फिर काफी लोग अगर चाहते हैं कि इन दोनों का पहले निकाल के फिर 6 से माइनस कर दें, वैसे भी हो जाएगा। डायरेक्टली ये शिफ्टिंग का इक्वेशन यूज करने के लिए अच्छा है। तो ये डेप्थ हो जाएगा, यानी कि थिकनेस वाला पार्ट है ये d 1 माइनस 1 बाय 1.5 को मैं लिख देता हूँ इसको 2/3। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाना चाहिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यस। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस 100% क्वेश्चन। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ ही नहीं रहा सर, मेरा ही क्वेश्चन है पूरा। मेरे को लगा अगला क्वेश्चन सर आपका होगा। अच्छा, तो यहाँ पे है इक्विलैटरल प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म है उसका दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 1.5 such that angle of incidence is equal to angle of emergence, यानी कि मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन बन गया है। I इक्वल टू E बोला गया है, साथ में एक और लाइन यहाँ पे मेंशन है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है एंड लेटर इज इक्वल टू 3/4, यानी कि दोनों ही 3/4 ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि 3/4 ऑफ ए। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, एक लाइन यहाँ पे मेंशन है इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म जब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री, तो यानी कि आपके पास I का वैल्यू या फिर E का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा 3/4 into 60 which will give you 45 डिग्री। 3/4 बोला ना, हाँ 3/4 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 15 होता है ना, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45 डिग्री, ये हो गया। अब सवाल हमारा बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल टाइम निकालना है। डेल टाइम का हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है आप या तो इसको लगा दो 2y माइनस a लगा दो, या फिर आप यहाँ पे डेल टाइम इक्वल टू म्यू इंटू सॉरी यहाँ पे आप लोग लगा दो म्यू माइनस a इंटू 1 इंटू ए लगा दो, तो दोनों में से कुछ भी लगा दो आपको आंसर मिल जाएगा। म्यू भी दिया हुआ है। नहीं वो वाला जो फॉर्मूला होगा वो तो बड़ा एंगल के लिए वैलिड नहीं होगा ना। नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल बोला गया दोनों को, तो नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म लेकिन यहाँ पे कितना 60 डिग्री आ गया, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आंसर आएगा इसमें। अगर आप देखेंगे तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखते हैं, ये आपको मिलेगा 45 डिग्री 60,
तो यहाँ से तो 90 माइनस 60 30 डिग्री आ 30 जाएगा। डिग्री स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ। ये एक जनरल इक्वेशन है, ये हमेशा वैलिड है। हाँ। ये बड़ा एंगल छोटा एंगल हर एक में वैलिड ये रहेगा ऑल के लिए। ऑल के लिए। हाँ। लेकिन ये वाले से आप अप्लाई करके देखिए, ये बच्चे फंसेंगे इसमें। अच्छा है कि आपने उठाया कंफ्यूजन हो है। सकता है, चलिए बात हाँ, कर लेते ये हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटे एंगल के लिए वैलिड है, आप करके देखिए। 1.5 माइनस ये है 60 डिग्री। हाँ 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 0.5 यानी कि हाफ, यहाँ से भी आ ही रहा है सर। यानी कि इक्विलैटरल प्रिज्म को आप कह सकते हैं क्या स्मॉल एंगल प्रिज्म है? ये तो नहीं नहीं कह नहीं सकते, नहीं क्योंकि नहीं 10 नहीं, डिग्री के अराउंड होता है ये तभी। स्मॉल एंगल जो होता है 10 डिग्री, मतलब यस 8 डिग्री से छोटा। हाँ, यानी कि बहुत थिन होगा उसका सरफेस। यस लेकिन आंसर दोनों में ही शो कर रहा है, यानी कि इनको ये चीज का ध्यान रखना है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कैसा ये कॉन्फिडेंस है। ये तो ऑल के लिए हो गया, ये होता है स्मॉल के लिए। स्मॉल ओनली स्मॉल के लिए है ये स्मॉल valid। ए होता है तभी इसको हम अप्लाई करते हैं। इस ये कैसा संजोग है, दोनों में ही क्यों आंसर आ है गया। जो ये कभी कभार आता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। जो कभी हाँ। 2+2 और 2x2 हाँ। दोनों का आंसर 4 है, ये बड़ा खराब ओके, चीज अच्छा ये situation। वो वाला केस हो गया, मतलब 2 हाँ + 2 में भी आपको 4 मिलेगा, हाँ 2 × 2 में भी 4 मिलेगा। 2x2। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। हाँ। लेकिन ये म्यू माइनस 1 इंटू ए वाला जो है ये वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल एंगल एंगल ऑफ, ऑफ प्रिज्म के केस में। ओके, और ये हर तरह के लिए वैलिड है। यस ओके, यस ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, ये ऑल एंगल के लिए होगा, ये स्मॉल के लिए। अगर नोट्स आप लोगों के पास होगा, वहां पे इसको अपडेट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट करके रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमें यहाँ पे लगाना है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो P इक्वल टू होता है 1/f म्यू माइनस 1 बार। इक्वी कॉन्वेक्स हो गया तो दोनों रेडियस बराबर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/r प्लस 1/r। अब साइन कन्वेंशन का मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों का कि राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो वैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन में नेगेटिव हट के यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि आप इसको अगर ऐसे देखोगे माइनस और माइनस 1/r बन जाता है, तो यहाँ से वो ऐड ही हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पावर दिया हुआ है, म्यू दिया है, यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है, बस वही का काम। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 यानी कि ये हाफ बन जाएगा, 0.5 इज हाफ। यहाँ पे आएगा आपका आर एज एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल, आर आपको मिलेगा 1/5। 1/5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे 0.2, लेकिन डायोप्टर का जब फ्रैक्शन बनाओगे वो 0.2 मीटर के फॉर्म में आएगा, और उसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, आपका आ ही नहीं रहा सर, मेरा ही क्वेश्चन है पूरा। आएगा सर। अच्छा, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की गई है। इसका मैग्नीफाइंग पावर आपको दिया हुआ है m = 8। ओके, 2 लेंस रहता है, आपको सबको पता होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस यूज होता है, और दोनों के बीच का लेंथ दिया है 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें ट्यूब लेंथ बेसिकली बताया गया है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है कि डिस्टिंक्ट विजन में वो इमेज बन रहा है या फिर इंफिनिटी में बन रहा है, तो हम हमेशा रिलैक्स आई पोजीशन यानी कि इंफिनिटी वाला ही लेते हैं। तो आपको ये जो 45 सेंटीमीटर दिया है, ये दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है, और ये 45 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो रिलैक्स आई पोजीशन में ये बेसिकली दोनों फोकल लेंथ के बीच का ही डिस्टेंस बनता है। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको अगर हम आईपीएस बोलते हैं, तो f0 प्लस fe जो है वो आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जब इंफिनिटी में इमेज बनता है, वो होता है m = f0/fe। तो यहाँ पे बस 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करने, दैट विल गिव यू द आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f0/fe = 8, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज 8, तो f0 हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ fe। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 fe यहाँ पे आ जाएगा, 8 + 1 9, यानी कि 9 fe = 45 सेंटीमीटर। तो fe आपको मिल जाएगा 9 5 45, और 5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 40, यानी कि एक का है 40, दूसरे का है 5। 40 और 5 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव का कौन सा है, आईपीस का कौन सा है, पर अगर प्रॉपर्टी याद होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका फोकल लेंथ होता है वो हमेशा आईपीस से ग्रेटर ही होता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो आपको एक चीज पता होगा कि सिंस ये एक क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे जब हम सिल्वरिंग करते हैं किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक
कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ से जो भी फोकल लेंथ निकल के आएगा उसको हमें एक कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की तरह ट्रीट करना है। आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपको खाली फोकल लेंथ निकाल के इमेज निकाल देना है, बस वही। और कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा तो आपको फॉर्मूला भी मिरर वाला लगाना होगा, ये ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेंस देखकर लेंस का फॉर्मूला गलती से मत लगा देना। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकल के आता है एफ इक्यू दैट विल बी इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि पहले लेंस में लाइट रे जाएगा, फिर मिरर में जाएगा, फिर वापस लेंस में आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। और मिरर के लिए तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी, तो 1/infinity विल बी 0। और यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा 1/fl। अच्छा, fl की अगर बात करते हैं तो इसका जो फोकल लेंथ है आपको 15 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस को 15 लिख दो यहाँ पे, बस ये 1/15 आएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपको 2/15 देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बिहेव करता है कॉनकेव मिरर की तरह, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको निगेटिव में देखने को मिलता है, तो एफ इक्यू को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 15/2 के आगे एक माइनस साइन लगा देना, ये आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया। इसको उठा के यहाँ पे डाल दो तो आपको मिल जाएगा 2/15 आगे एक नेगेटिव साइन दैट इज इक्वल टू भी आपको निकालना है, u नेगेटिव में ही आएगा 1/20, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/20 माइनस 2/15, सो दैट इज इक्वल टू, यहां से आपको एलसीएम मिल जाएगा 60, तो यहां से आएगा 3 माइनस 4 8, यानी कि -5/60, -5/60 को फ्लिप करोगे तो आपको मिल जाएगा 12, -12 यानी कि यहाँ लेफ्ट की तरफ 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या सर? अच्छा, गड़बड़ नहीं लग रहा है 60 आएगा, सॉरी उसमें। हाँ सर बोलिए। वो वाले को वो वाले में कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चे? ये वाला? हाँ? नहीं, यहाँ पे तो इसको एक सिंगल फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपका ये अगर कॉन्वेक्स बनेगा तो उसमें फोकल लेंथ को उनको नेगेटिव ले लेना है, वो पॉजिटिव लेना है। कैसे लेंगे, समझेंगे कि कॉनकेव बनेगा ना कॉन्वेक्स? ये उनका क्लास में तो वैसे कराया हुआ है वैसे, क्योंकि जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा ही कॉनकेव बनेगा, चाहे वो प्लेनो हो चाहे वो बाय हो, या फिर अगर इधर कॉनकेव होगा तो वो हमेशा कॉन्वेक्स ही बनेगा, चाहे वो प्लेनो हो या फिर बाय हो। तो ये प्रॉपर्ली उनको लिस्ट लिखवा के दिया है मैंने क्लास में। एक मुझे जो मेरे सर ने सिखाया था, हाँ सर लीजिए। वो कुछ ऐसे सिखाया था, मतलब बस कलर में बदल देता हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी सर। मतलब अगर कुछ भी हो सोचना ही नहीं है क्या दिया हुआ है। जी सर। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, ये वाला। क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनको अगर आप नेगेटिव के फॉर्म में एक ही- लेंगे एक ही यही बात, आ जाएगा एक ही अल्टीमेटली। बात। हाँ मुझे भी ठीक ही सिखाया था सर ने। हाँ, ये करेक्ट ही है, इसमें टाइम बच जाता है, 1-2 स्टेप का थोड़ा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। बचता है ना? हाँ वही तो मुझे यही benefit सिखाया है। था। और मिरर का तो प्लेन होगा तो ये देख के ही, इसका तो डायरेक्ट आप जीरो कर ही सकते हाँ, हैं, हाँ। खाली लेंस वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से जो f इक्विवेलेंट नेगेटिव आया तो मतलब समझ गए कि ये कॉनकेव है। करेक्ट, वही हो गया, सिंपल। तो ये हो गया सी। अगला वाला लग रहा है मेरा ही है। करो। अच्छा, ये वाला मॉड्यूल में भी था एक्चुअली, मॉड्यूल में अगर बच्चों ने सॉल्व किया होगा, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो एक सरफेस पे आगे लाइट रे गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे जाके लाइट रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, यानी कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को आपको पकड़ना होगा, यहाँ पे आपको पूछा गया मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है ना, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट है ना, ये जस्ट सरफेस के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता हुआ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो लाइट रे इधर से आया, ये एंगल हमें दिया है 45 डिग्री का, इधर बेंड होके इधर आएगा, अब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर होता है तो वो मान लेते हैं कि हल्का सा इधर रिफ्लेक्ट कराएगा ऐसे। अगर हम उसको मान लेते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल मान के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि लाइट रे इसी सरफेस के लोग ऐसे आ गया, अप्रोक्सीमेटली हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज मिनिमम हमें निकालना है। तो यहां से आपको पता चलेगा ये एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर ये 45 है, इसको थीटा मान लो, तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट आ गया, एक पॉइंट नंबर ए मान लो इसको पॉइंट नंबर बी मान लो, दोनों पॉइंट पे दो इक्वेशन बनेगा, वहां से हमारा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं पॉइंट ए पे बात करूं, पॉइंट ए पे आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल एंगल का केस, यानी कि यहाँ पे आएगा साइन आई दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ आईसी दैट इज इक्वल टू 1/μ, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन गया है। आईसी के जगह पे आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ये डायरेक्टली आप लिख दो इसको cos थीटा इज इक्वल टू 1/μ, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर आते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप लिख सकते हो इसको साइन आई कितना है 45 डिग्री,
डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा 45 मतलब 1/√2, तो आपको मिलेगा 1/√2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू। अब म्यू को अगर √2 को इधर लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा, डायरेक्ट साइन थीटा ही निकाल लेते हैं। साइन थीटा आपको मिल जाएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ म्यू। अब सवाल बनेगा यहां से म्यू कैसे निकाले, साइन कॉस का तो कुछ वैल्यू ही नहीं हमारे पास, बट हमें साइन और कॉस का रिलेशन पता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को उठाते हो 10th वाला जो आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे अगर दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 1/2 म्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि इसका भी 1/म्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बस यहाँ से म्यू निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 म्यू स्क्वायर इज द एलसीएम, यहाँ पे आएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। म्यू को उधर लेके जाएंगे, इधर आएगा 3/2, √3/2 आ गया। हाँ मतलब इधर म्यू स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस ये है इसका सॉल्यूशन। सर अगर इसको ऑप्टिकल फाइबर से करूं तो भी तो होगा। ऑप्टिकल फाइबर, हाँ उसका भी फेनोमेना आपको हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है, लाइट रे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ेगा। हाँ ऑप्टिकल फाइबर वाला भी फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, आने वाला एंगल तो दिया भाई, करेक्ट, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ और ये कोर मान लेते हैं इसको, यानी कि ये जो हम लोगों ने म्यू निकाला इसको हाँ, हम ये कोर मान लिए, हाँ उसके बाहर वाले को क्लैड मान लेते हैं। क्लैडिंग और एयर सेम नहीं हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल। तो एयर ये जो बाहर वाला होगा, हाँ, ये क्लैड वाला जो होगा ये तो वो एयर, और सराउंडिंग का भी वही रहेगा। करेक्ट, यानी कि बाहर वाला म्यू हाँ, वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। होना तो चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। लीजिए सर, हाँ आप ऐसे सब सिचुएशन मुझे क्या फंसाते, मैं बस सोचता हूँ। आपने बोला है सर, मैंने किया भी नहीं है भाई, यहीं पर सोचा हूँ बस, कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए। फॉर्मूला बताओ। लिखिए साइन ऑफ आईसी, साइन ओके साइन साइन ऑफ आईसी था, आई, हाँ ठीक है, आई एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्टेंस, ऊपर आपका आएगा रूट ओवर म्यू म्यू डी का म्यू कोर प्लस क्लैडिंग, म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैड का स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइड बाय म्यू सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि ये है ना? हाँ चलो अप्लाई करके देखता हूँ। माइनस ही था ना सर, पक्का, नहीं भाई, मैं पक्का नहीं। कसम से। कि ये काफी इग्नोर किया हुआ फॉर्मूला रहता है। म्यू स्क्वायर माइनस 1 हाँ। बाय 1 1 आ जाएगा, और साइन 45 45 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1/√2, 1/2। यहाँ से नहीं आएगा, क्या आएगा? ऐसा मत आ सकता है सर, पॉजिटिव रहते हैं, आ तो जाना चाहिए सर। क्यों 1 इधर आ गया, ये स्क्वायर इसको उधर कर स्क्वायर कर देते हैं, हाँ 1/2 आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू म्यू म्यू स्क्वायर माइनस 1। हाँ सो म्यू हाँ हो स्क्वायर गया, इक्वल्स टू आ 1 गया। प्लस 1/2 यानी 3/2 हो गया, हाँ, शॉर्ट तो मतलब ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है इस साल, हाँ मानता सर, हूँ लेकिन मैं। फॉर्मूला याद रहता है, थोड़ा थोड़ा मजा आता है। अभी से शायद आप ही का है सर, हाँ आप ही का लग रहा है, अभी इंटरफेरेंस आ गया ना, आप आ ही गया का, ना? हाँ सर अभी आप ही ठीक का है, है। इसके आगे मैं ऐसे ही संभाल लूंगा। ठीक है सर, आप लंच कर लो। ठीक है सर, मैं लंच कर लेता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, बाय बाय। So bubble appears colored due to, बोल रहे ये जो कलर क्यों होता है, तो उसमें डेफिनेटली इंटरफेरेंस होता है, उसमें इंटरफेरेंस ये नहीं है क्या, सॉरी गाइस। तो सॉफ्ट बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, कौन सा वाला फिनोमिना होता है, इंटरफेरेंस तो होता ही है, लेकिन इंटरफेरेंस का भी तो दो मेथड है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, कौन सा वाला, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ही होगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से तो वाईडीएसी का बनता है हमारा, तो वाईडीएसी में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूज करते हैं। और जब भी ये सॉफ्ट फिल्म होता है, इसमें जो लाइट रे आता है ये मल्टीपल टाइम्स ये रिफ्लेक्ट करता है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, यहाँ पे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड काम करता है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 डिग्री द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब ये ब्रूस्टर्स लॉ का केस हो गया, ये ब्रूस्टर्स लॉ का केस हो गया बे, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो पक्का है कि म्यू जो होगा वो, ये जो आई होता है वो tan इनवर्स म्यू होता है, मतलब म्यू इक्वल्स टू tan आई हो जाएगा, तो tan 60 मतलब हो गया ये √3। अब म्यू निकल चुका है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जो यहाँ पर एंटर करेगा, तो उसका v हो जाता है c बाई म्यू, तो यानी 3 इंटू 10⁸ बाई √3, so √3 into 10⁸ done। चलो, the period of a particle is 8 seconds, at t equals to 0 it is at the mean position,
तो अगर ये 8 सेकंड इसका टाइम पीरियड है तो मतलब यहाँ पर 0 है, तो ये वाला पोजीशन 2 सेकंड का है, फिर ये 4 सेकंड का है, ये 6 सेकंड का है, ये 8 सेकंड का है। 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड। तो ये देखो, ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकंड में जा रहा है, तो 1 सेकंड में मतलब ये पूरा टाइम को यहाँ से वहां तक के टाइम का आधा आधा अगर हम बांट रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि अब जाकर के एग्जाम टाइम जब आ गया तब आपको ये सब बातें ध्यान में नहीं रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए भाई। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम ना x है, तो x/2 टाइम में ये a/√2 पोजीशन पर होना चाहिए। a/√2, प्लीज इसको आप लोगों को जैसे भी होता है, ये वही पोजीशन है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल भी होता है, और ये वही पोजीशन है मतलब यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम सेम ही होता है। समझ बात आ रहा है? तो ये a/√2 वाला पोजीशन, तो अगर जैसे यहाँ पर 0 सेकंड है, यहाँ 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड में यहाँ तक जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस गया, तो a/√2 गया। ठीक है, फिर बाकी ये टोटल डिस्टेंस तो a होता है, ये तो डिस्टेंस a होता है, तो यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a माइनस a/√2। बात समझ में आया? तो ये वाला डिस्टेंस हो गया a/√2 और ये वाला डिस्टेंस हो गया a माइनस a/√2। तो दोनों डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का रेशियो कौन सा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40। The correct figure that shows schematically the wave pattern produced by the superposition of two waves of frequency 9 and 11। तो 9 and 11 का अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो पक्का है कि उसमें बीट का फॉर्मेशन होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस, तो 9 माइनस 11 यानी ये हो गया 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज कहने का मतलब होता है 2 साइकिल्स पर सेकेंड। 2 हर्ट्ज करने का मतलब यही हुआ 2 साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 साइकिल बनना चाहिए, तो 1 सेकंड में 2 साइकिल, ये देखो ये तो 1 सेकंड में नहीं बना ना, आधा ही साइकिल बना है, ये भी नहीं होगा। 1 सेकंड में 1 साइकिल बना है। साइकिल मतलब क्या, जो रिपीटेटिंग पार्ट है, मुझे वो ये दिख रहा है। 1 सेकंड में 2 साइकिल बनता हुआ, ये देखो ये एक हुआ, फिर यहाँ पर से आप देखो फिर से यही वाला पार्ट को यहाँ पर उसने रिपीट किया, ये 2 बार हो गया। तो 1 सेकंड में जब 2 साइकिल बनने लग जाएगा वही वाला ग्राफ होगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 41 रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। पहला लेंथ 17 मिला, दूसरा लेंथ 24.5 मिला, मतलब दो रेजोनेंस के बीच का जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है डेल्टा एल, वो क्या बना, 17 और 24.5 का डिफरेंस, तो वो बन गया 7.5। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर डन। तो ये जो लेंथ होता है, ये डेल्टा एल को ही हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, λ/2, डिफरेंस ऑफ लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स। ये हो गया λ/2, ये हो गया 7.5, सो लैम्डा हो जाएगा 15। लैम्डा क्या हो जाएगा बोलो, 15। अब लैम्डा पता है, v पता है, f पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा की जगह पर v/f लिख दो 15, v की जगह पर है दिया हुआ 330, तो यानी ये हो गया 330/f इक्वल्स टू 15, तो f इक्वल्स टू, अच्छा कहीं कोई सेंटीमीटर का चक्कर था क्या, आज सेंटीमीटर है ना, तो ये 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये भी सेंटीमीटर है, तो यानी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, बाय 100 कर दो, तो 330/f 15/100, f लिखना है ना, 330 इंटू 100/15, सॉल्व कर लो। मुझे लग रहा है जैसे ये आना चाहिए। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 42। लो आशिक सर तो चले गए, मुझे लगा और क्वेश्चन नहीं है उनका। अब ये कहाँ से आ गया, चलो देख लेते हैं, हो ही जाएगा। कॉन्वेक्स लेंसेज हैं दो, एक का 10 है, एक का 15 है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो इनफाइनाइट पर, तो ये लेंस कहाँ पर उसका इमेज बनाएगा, फोकस पर, यानी ये डिस्टेंस होना चाहिए फोकल लेंथ। तो पहला का फोकल लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, डन है। फिर यहाँ पर से फाइनल इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पर, मतलब इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो इसके फोकस पे होना चाहिए, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए वो L2 का फोकल लेंथ होना चाहिए। L2 का फोकल लेंथ है 15,
ये 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? तो 10 और 15 यानी 25 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेना रे। सर तो जा चुके हैं, मैंने ये क्वेश्चन सब देखा भी नहीं है। देखो क्या है। इजी ही लग रहा है, पक्का होगा फिर भी। और आ गया क्या? चलो देख लेते हैं। The object is gradually moving away from the final focal point of a concave mirror along the axis of a mirror. Okay, concave mirror है, ये concave mirror है, इसका focal point ये है। अच्छा, यहाँ से हम लोग दूर जा रहे हैं, तो एक काम करो, इसको उल्टा करके बनाओ। ये concave mirror है, ये वाला पॉइंट फोकस है, और हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऑब्जेक्ट को दूर मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई। The graphical representation of the magnitude है of linear magnification। तो जब ये यहाँ पर रहेगा तो इसका जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, मतलब मैग्निफिकेशन इज वेरी हाई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से बढ़ते बढ़ते 2f पे पहुंच जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी घटेगा और इमेज भी यहीं पर बन जाता है, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो पहले बहुत ज्यादा था मैग्निफिकेशन, फिर घट रहा है। पहले बहुत ज्यादा, ये तो एफ से स्टार्ट ही किया है ना, तो यही होना चाहिए। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इधर से स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये वाला पोर्शन की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एफ पर मैग्निफिकेशन वेरी हाई, एफ से 2f पे पहुंचेंगे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि u और v दोनों सेम। ऑब्जेक्ट को 2f के और बाहर लेकर के जाएंगे तो इमेज जो है वो इधर बनेगा और छोटा बनते जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, so this graph is correct। now 44 को देख लेता हूँ। n polarizing sheets are arranged such that each makes an angle of 45 degree with the preceding sheet। an unpolarized light of intensity I। अच्छा, ये 45 डिग्री का क्या खास बात है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना बनता है? 1/2। अब बात ऐसे समझो कि पहला जो लाइट है उसका इंटेंसिटी आई, तो अगर हमने इसको इससे पास करवाया तो ये तो अनपोलराइज था, तो ये तो सीधा ही कितना हो गया? I/2। फिर जब अगला वाले से पास करवाएंगे जिसका ये 45 डिग्री पर है, तो यानी यहां पर आएगा I/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो मतलब ये वैल्यू बन जाएगा I/4। अब फिर से पास करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा इसका भी हाफ बनेगा, तो I/8। मतलब I से बना I/2, से बना I/4, फिर I/8, फिर I/16, फिर I/32, फिर I/64। देखो तो कितने सीट्स लग गए? 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, 6 पोलराइजर लग जाएगा, बात खत्म, सिंपल वे में। 45 को देखते हैं। Unpolarized light of intensity I0 is incident on the surface of a block Brewster's angle पर। In that case which of the following statement is true? समझो इसको। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ब्रिस्टर एंगल पर ये फॉल कर भी जाए तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो फुल्ली पोलराइज्ड होता है, फुल्ली पोलराइज्ड होता है। और यहाँ से सिर्फ वही नहीं है, थोड़ा रिफ्रैक्ट भी कर गया। डन है। तो ये जो आने वाला लाइट का इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी दो पार्ट में टूटा है, दो पार्ट में टूटा है। पहले मैं रिफ्लेक्टेड पार्ट का बात करता हूं। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में क्या है वो समझो। इसमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब एक पार्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पर भी था, लेकिन यहां पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वहां पर मिसिंग है। तो मतलब दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मतलब हमें लगता है कि अगर यहाँ का इंटेंसिटी आई है तो यहाँ का एक ही कंपोनेंट यहाँ पर है। बात भी सही है, एक कंपोनेंट है, लेकिन क्या वो I/2 के बराबर है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। अब बात यहाँ पर थोड़ा सोचो, यहाँ जो ये पार्ट जो रिफ्रैक्टेड है इसमें भी तो ये वाला है और इसमें तो ये वाला भी है, क्योंकि ये पार्शियली पोलराइज्ड है, इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो मतलब इसका कंप्लीट आधा आधा एनर्जी यहां पर नहीं है, उसके अलावा इधर भी है कुछ। मतलब ये पूरा I/2 नहीं, I/2 से कम पड़ जाएगा वो। ध्यान से समझ में आया? अगर ये 100 यूनिट है तो 100 यूनिट में से 50% रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है
उससे कम ही हुआ है। तो जितना परसेंट रिफ्लेक्टेड वाले का इंटेंसिटी है उसका जो वैल्यू होगा वो 50 से कम ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा पार्ट तो इधर है, इसमें देखो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो फुल्ली पोलराइज्ड है, लेकिन उसका इंटेंसिटी जो होगा वो लेस देन क्या होगा, I/2 होगा, लेस देन I/2। ऐसा वाला आंसर पे जा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा था, लेस देन I/2, लेस देन I/2। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विथ इंटेंसिटी लेस देन I0/2, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये तो यहीं पे गलत हो गया। ओके, ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ये ठीक है, विथ इंटेंसिटी I0/2, ये कंप्लीट आधा आधा नहीं है। इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, ये यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट था अपना, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग में भी समझाया। ओके, मैंने और सर ने थोड़ा सा कोशिश किया है कि बातों बातों में थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, इसलिए भी हम लोग साथ आए थे। सो थैंक यू टू आशिक सर। अभी अब तुम लोगों को करना यह है कि ये वाले पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया, सब कुछ हो गया। मैं कहूंगा स्टिल इसको एक बार और अटेम्प्ट करो, वन मोर टाइम, एक अटेम्प्ट और दो, ठीक है। जब आप इसको कंफर्टेबल हो जाओ तो इससे जो रिलेटेड जो आपके पार्ट टेस्ट थे उस पर भी एक बार चले जाओ, ठीक है। तो प्लीज, इससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस सेक्शन से 14 क्वेश्चंस के ऑन एन एवरेज, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस नहीं करना है, मिस ना करी बेरे, ठीक है। चलो, सबका सब।